अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तारीख़ का पहला और दूसरा सबक हो चुका है। पहला सबक मैंने लिया था, जबकि दूसरा सबक परवीन आपा ने लिया था। इसी तरह से आज हम सियासियात का पहला सबक दस्तूर की पेशरफ्त शुरू करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सब जानते हैं कि हमारा मुल्क जिस कानून की किताब पर अमल पैरा है उसे हम दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये दस्तूर हमारे मुल्क में जिस दिन से लागू किया गया है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से आज तक लगातार हमारे दस्तूर एक पेशरफ्त करता रहा है। यानी लगातार इसमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ, तरमीमात और इजाफ़े करके ज़रूरत के लिहाज से इसे हमारे लिए आसान से आसान बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सियासियात की अब तक की दरसी किताबों में हमने हुकूमती इदारों के बारे में, हिंदुस्तानी दस्तूर में दर्ज इक़दार और उसमें दर्ज फ़लसफ़े, इसके अलावा जो है दस्तूर की तश्कील और निज़ाम हुकूमत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में भारत का मकाम, इस तरह के नुकात हमने आज तक यहाँ पर पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का दस्तूर एक मजहबी गैर जानिबदार, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मजहबी गैर जानिबदार का मतलब होता है एक सेक्युलर मुल्क। अंग्रेज़ी में से सेक्युलर कहते हैं। सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारा मुल्क किसी एक मज़हब की तरफदारी नहीं करता या हुकूमत का कोई मज़हब डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे दो पड़ोसी हैं। हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसकी सरकार का नाम है हुकूमत इस्लामिया, पाकिस्तान इस्लामिया, इस तरह से इस्लाम का नाम उसमें जोड़ा गया है। इसी तरह से नेपाल एक मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क, उसे हिंदू नेपाल के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे मुल्क की एक ख़ासियत है कि हमारे मुल्क का दस्तूर हमारे मुल्क को किसी भी एक मज़हब के रंग में रंगने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि यहाँ पर रहने वाली तमाम कौमों को, यहाँ पर रहने वाले तमाम अफराद को अपने अपने मज़हब पर चलने और उस पर अमल पैरा रहने की इजाज़त और आज़ादी देता है। लिहाजा यह हमारे दस्तूर की एक ख़ासियत है। जमहूरियत में अवाम हुकूमत बनाते हैं और शहरियों को इंसाफ दिलाने और उनकी आज़ादी को बरकरार रखने के मकसद से दस्तूर में कुछ अहम पेशबंदियाँ की गई हैं। पेशबंदियाँ की गई मतलब अभी मैं आपको जो समझा रहा था अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जानते हैं कि हमारा दस्तूर 26 नवंबर 1949 को मुकम्मल हुआ और वो उस वक्त के लिहाज से पूरी तरह से मुकम्मल किया गया था। लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ती गई, जिस तरह से दीगर हमारे यहाँ पर तब्दीलियाँ होती गई, इस दस्तूर में कुछ तरमीमात की गई हैं। तरमीमात का मतलब होता है बच्चों हल्के से चेंजेस, क्योंकि हमारे दस्तूर को तब्दील करने का इख्तियार जो है ये पार्लियामेंट वगैरह को दिया गया है, लेकिन वो इंतहाई मुश्किल मरहला है। हमारे दस्तूर को तब्दील नहीं किया जा सकता, ये इतना आसान काम नहीं है। अगरचे के करने के बारे में किस तरह से किया जा सकता है ये उसमें दर्ज है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो इंतहाई मुश्किल है। इसलिए दस्तूर में तरमीमात तो की जाती हैं, लेकिन तब्दीली करना इतना आसान काम नहीं है। चुनांचे इसी को पेशबंदी कहा गया है कि वक्तन फ़वक्तन इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी तब्दीलियाँ और चेंजेस की गई हैं। 26 जनवरी 1950 से हुकूमत का कामकाज दस्तूर के मुताबिक किया जा रहा है और अब तक ये काम जो है इसी तरह से हमारे दस्तूर के ऊपर जारी व सारी है। और इसी की वजह से हमारे मुल्क में समाजी इंसाफ और मसावात वगैरह जैसे जो अहम इक़दार हैं ये कायम हैं और इस तरह से हमारा दस्तूर जो है चल रहा है। बहरहाल इसी का एक मुख्तसर जायज़ा हम इस सबक में लेने जा रहे हैं। हमारे सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 जमहूरियत, नंबर 2 समाजी इंसाफ और मसावात और नंबर 3 है अदालती निज़ाम। अगर आप देखेंगे तो इन 3 नुकात के ऊपर हमारा मुल्क टिका हुआ है। जमहूरियत, समाजी इंसाफ और मसावात
और तीसरा है अदालती निज़ाम। यानी इन तीनों बुनियादों में से इन दोनों बुनियादों में अगर कहीं हमें कोई कमी नज़र आ जाए तो हम अदालत से रुजू कर सकते हैं और इसमें से होने वाली कमी को, जमहूरियत, समाजी इंसाफ और मसावात के ताल्लुक से होने वाली कमी को अदालत से तलब कर सकते हैं। इस तरह का एक ढांचा हमारे मुल्क में बनाया गया है और इसमें से आज पॉइंट नंबर 1 सिर्फ, यानी आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ पॉइंट नंबर 1 के नुकात को मैं यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 है जमहूरियत, डेमोक्रेसी। इसकी डेफिनेशन आपको याद ही है, फिर भी आपके लिए दोहरा देता हूँ कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए। वो जमहूरियत, इस नुक्ते के भी दीगर नुकात यहाँ पर हैं। सियासी पुख्तगी, वोट देने का हक, जमहूरी लामरकजियत और हक़ मालूमात। आज मैं इन नुकात के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 है सियासी पुख्तगी। तलबा और तालिबात, सियासी पुख्तगी का मतलब होता है सियासी पक्कापन। सियासी पक्कापन यानी किसी मुल्क में रहने वाली अवाम को उसके यहाँ हुकूमत का जो तर्ज है, जमहूरियत का जो टाइप है, जमहूरियत की जो किस्म है, वो समझ में आनी चाहिए। वो किस तरह की है, इसका शऊर उनके अंदर पैदा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे सियासी पुख्तगी में सबसे अहम बात है बच्चों इलेक्शंस, जिसे उर्दू ज़बान में इंतखाबात कहते हैं, हम आम ज़ुबान में उसे इलेक्शंस कहते हैं। यानी यहाँ पर इलेक्शन के ज़रिए आपके पसंद की सरकार चुनी जाती है। सियासी पुख्तगी का मतलब यही होता है कि आपको ये सेंस होना चाहिए, आपको ये शऊर होना चाहिए, आपके अंदर इतनी पुख्तगी पैदा हो जानी चाहिए कि आपको किस तरह की सरकार चुननी है, क्यों चुननी है, आप इस सरकार को क्यों चुनने जा रहे हैं, इस सब का पता अवाम को होना चाहिए। ना कि मज़हब की बुनियाद पर, जैसा कि देखा जाता है कि पिछले कई सालों में जो इलेक्शंस और वोटिंग होते हैं उसमें अक्सर अफराद वोट सिर्फ इसलिए देते हैं कि इलेक्शन में खड़ा हुआ नुमाइंदा हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो बच्चों, ये सियासी पुख्तगी नहीं है, ये है सियासी नापुख्तगी, ये सियासी कच्चापन है। जमहूरियत में ये देखा जाता है कि जो शख्स आपके काम करने लायक हो उसको चुना जाए, है ना। इसी बात को सियासी पुख्तगी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे यहाँ, हमारे मुल्क ने जो सियासी ढांचा अपनाया हुआ है, हमारे यहाँ पर अलग अलग सतह पर इलेक्शंस होते हैं। आप जानते हैं जमहूरियत का अटूट हिस्सा है इंतखाबात। अब हमारे यहाँ विधानसभा का इलेक्शन, फिर लोकसभा का इलेक्शन, ये हमारे यहाँ के अहम इलेक्शंस हैं। हम इन विधानसभा के इलेक्शंस में और लोकसभा के इलेक्शंस में अपना नुमाइंदा खुद चुनते हैं। हम अपना कीमती वोट देते हैं और जिस नुमाइंदे के हक़ में ज़्यादा वोट मिले वो चुन करके विधानसभा या विधान परिषद में जाते हैं। तो ये जो विधानसभा और मुकामी हुकूमती इदारे वगैरह हैं, यानी इससे छोटे इलेक्शन है उसको मुकामी हुकूमती इदारे का इलेक्शन कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कारपोरेटर होता है, नगर सेवक कहते हैं उसको। अब अगर आप गांव के लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर सरपंच होता है, ज़िला परिषद का मेंबर होता है, जिला परिषद सदस्य कहते हैं मराठी में उसको। तो इन सभी लेवल पर जो है हमारे यहाँ पर इलेक्शन लिया जाता है और हमारे यहाँ इलेक्शंस की ये खासियत है कि हमारे दस्तूर के मुताबिक ये इलेक्शन लिए जा रहे हैं। यानी इसमें कोई दबाव नहीं होता जनता पर, किसी किस्म की दादागिरी नहीं की जा सकती है, बल्कि हर इंसान को ये हक़ हासिल है कि वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक इलेक्शन के बूथ तक जाकर वोट डाले और अपने पसंद का नुमाइंदा जो है ये मुंतखब करे। तो ये हमारे यहाँ सियासी पुख्तगी में इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। हर 5 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग बाकायदा वोटिंग कर रहे हैं, अपने पसंद के नुमाइंदों को चुन रहे हैं। यह हमारे यहाँ पर सियासी पुख्तगी के लिए एक अच्छा माहौल फराहम किया गया है। इस तरह से सियासी पुख्तगी में हम अपने जो वोट का इस्तेमाल है वो आज़ादाना और क्या कहते हैं उसको मुनसफाना तौर पर जो है करने में कामयाब हुए हैं, है ना। आज़ादी से वोट डाल रहे, कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है। यह हमारी जमहूरियत की कामयाबी की अलामत है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और आज़ादाना और मुनसफाना तौर पर हम अपना वोट जो है ये इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमारा मुल्क 2 लिहाज से बहुत बड़ा है अज़ीज़ तलबा व तालिबात। नंबर 1 रकबे के लिहाज से और नंबर 2 आबादी के लिहाज से। अब एक ऐसे मुल्क में जो रकबे और आबादी के लिहाज से इतना बड़ा हो, वहाँ पर इलेक्शंस कराना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज हमारे मुल्क की आबादी 135 करोड़ के लगभग हो चुकी है।
135 करोड़ आवाम जिस मुल्क में रहती हो वहाँ पर इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अलग अलग मरहलों में हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है ये इलेक्शंस को लेता है, इसे अच्छी तरीके से मुनक्कद कराता है और राय दहिंदगान इसमें वोट देते हैं। अपनी सियासी बेदारी मतलब होता है अपना पॉलिटिकल शऊर, है ना, एक सेंस कि क्या होना चाहिए भाई, किसकी हुकूमत होनी चाहिए, कौन सी पार्टी जिसे हमें चुनकर लाना है, ये सब हमारे यहाँ पर पैदा होने में काफ़ी मदद मिली है। और इलेक्शन के दौरान ही अवामी पॉलिसियों और मसाइल का जिक्र होता रहता है और इसकी वजह से राय दहिंदगान की एक राय बन जाती है और मसाइल के मुतबादिल हल के बारे में भी गौर व फिक्र करने की वजह से राय दही के रुझान में इजाफा हुआ है। यानी जब मसाइल पर डिस्कशन होता है तो अवाम सुनते करें कि हाँ ये मसला बड़ा नहीं है, इससे बड़ा तो मसला ये है, लिहाजा अवाम में इस तरह का डिस्कशन पैदा होता है और अवाम एक जानिब आती है और सोच समझ कर ऐसे पार्टी को, ऐसे मेम्बरान को मुंतखब करती है जो दरअसल सही मायनों में हमारे मुल्क को चला सके। तो बच्चों ये था सियासी पुख्तगी। अब इसके बाद दूसरा वोट देने का हक। आप सब जानते हैं कि भारत के शहरी को, यानी हर वो शख्स जो भारत का नागरिक है, भारत का शहरी है, उसे हमारे दस्तूर ने वोट देने का हक तस्लीम किया है। लेकिन वो एक शर्त की बुनियाद पर है, उसमें उम्र की शर्त लगाई गई। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि शुरुआत में हमारे दस्तूर ने 21 साल के अफराद को बालिग समझा था। यानी दस्तूर जब हमारा बना 26 नवंबर 1949 में जो मुकम्मल हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि 21 साल के अफराद वोट दे सकते हैं। लेकिन इसी को हम दस्तूर की पेशरफ्त कहेंगे बच्चों, यानी सबक की असल रूह देखिए आप, ये समझ में आएगा आपको कि इसमें बाद में जब ये समझ में आया कि नहीं 21 साल के अफराद बालिग हैं, ऐसा नहीं है, अभी न्यू जनरेशन है, ज़्यादा होशियार है, 18 साल के अंदर भी बच्चा ये फैसला ले सकता है या फ़र्द ये फैसला ले सकता है कि उसे किसे वोट देना है। तो लिहाजा 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल कर दिया गया। जहाँ तक वह मुझे याद है, बल्कि राजीव गांधी उस वक्त हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और उनके ज़माने में जो है दस्तूर में ये तरमीम की गई। समझ रहे ना, तरमीम अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि यह हल्का सा चेंज है ना, वोट देने का हक किसी से छीना नहीं गया, बल्कि इसमें यह किया गया कि वोट देने के हक को वुसअत दी गई। वुसअत देने का मतलब फैलाया गया कि भाई मुल्क के ज़्यादा अफराद वोट दें। अब फ़िलहाल जो है अगर कोई शख्स 18 साल का हो जाए और वो इलेक्शन की जो लिस्ट होती है, उसका जो प्रोसीजर है, उसमें अपना नाम अगर दर्ज करवा ले इलेक्शन की फ़हरिस्त में, वोटर लिस्ट जिसे कहते हैं, मतदान यादी, उसमें अगर अपना नाम दर्ज करवा ले तो 18 साल का हर बालिग फ़र्द हिंदुस्तान में वोट देने के लायक है। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ बच्चों, तो अब देखेंगे कि हमारे मुल्क में जब से 18 साल के अफराद को वोट देने का हक मिला है, ज़्यादा वोट देने वाले हो गए हैं। इससे पार्टियों का भी मिजाज बदला है, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी बदले हैं और पार्टियों के अंदर भी एक नया इनकलाब आ गया। उनके अंदर भी मतलब एक कंपटीशन, एक मुसाबकत जो है वो पैदा हो गई है कि मुल्क के इस नौजवान को किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए, उसका वोट किस तरह से हासिल किया जाए। तो इस तरह से इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इलेक्शन के रिजल्ट्स बदल गए हैं। 21 साल के अफराद वोट देते थे उस वक्त में, और जब से 18 साल के अफराद ने वोट देना शुरू किया है उसमें काफ़ी तब्दीलियां जो हैं वो पैदा हुई हैं। एक अहम तब्दीली ये भी पैदा हुई है कि कुछ नई पार्टियां इस मुसाबकत में, मुसाबकत का मतलब होता है कंपटीशन, यानी सत्ता हासिल करने का, सत्ता यानी इक्तदार, है ना, इक्तदार हासिल करने का जो कंपटीशन है, इसके अंदर कुछ नई पार्टियां भी जो हैं वो शामिल हो गई हैं और लोगों की तवक्कात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कई सियासी पार्टियां जो हैं आज मैदान में उतर आई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जमहूरी लामरकजियत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत आसानी से इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बादशाह, शहनशाह, राजा, महाराजा हुआ करते थे तो राजधानी में ही हर चीज़ होती थी। यानी इतना बड़ा देश, अब भारत कितना बड़ा देश है आप जानते हैं, रकबे के लिहाज से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल तक, इतना फैला हुआ ये वसी व अरीज़ मुल्क है। तो हर फर्द को हर काम के लिए दिल्ली आना ये मुमकिन है क्या? लेकिन पहले ज़माने में ऐसा ही था, कुछ ऐसा सिस्टम जागीरदारियत वगैरह करके उसको हालांकि लामरकज़ करने की, लामरकूजियत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो आज के जितना
लामरकज़ नहीं था। लामरकज़ का मतलब होता है कि उसको डिसेंट्रलाइज करना। डिसेंट्रलाइज एक है सेंट्रलाइज, यानी हर चीज़ को केंद्रित करना। अब इसमें है विकेंद्रित करना, यानी जो इक्तदार है यानी सत्ता है, पावर है, पावर किसी एक हाथ में रखने की बजाय उसको बांट देना। अब हमारे मुल्क की आप खूबसूरती देखिए कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं। हमारे एरिया का नुमाइंदा चुनकर लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ विधानसभा का इलेक्शन होता है, यानी एमएलए चुनकर आते हैं हमारे यहाँ पर, है ना। शहर शोलापुर से 11 एमएलए चुनकर आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, शोलापुर से। तो ये एमएलए है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कहाँ जाते हैं? विधानसभा में जाते हैं, बम्बई से जो हमारी हुकूमत चलाई जाती है। यानी ये किया गया है हमारे मुल्क में कि रियासतों को सबको अलहदा अलहदा कर कर उनकी हुकूमत उनके हाथों में दे दी गई है। जैसा मिसाल के तौर पर एक बाप के अगर 4 बेटे हों और एक साथ एक फैमिली में रहते हों, लेकिन बाद में अगर वो सोचे कि एक साथ इतने अफराद का रहना मुश्किल हो रहा है या मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, तो एक ही बंगले में रहते हुए अगर सब बच्चों को 2-2 कमरे देकर उनके खाने पीने का इंतज़ाम अगर वालिद अलग से कर दे, तो इसको आप कहेंगे कि ये लामरकजियत की एक मिसाल है। समझ रहे हैं आप? यानी वो सब हैं एक ही घर में, एक ही बाप की औलाद है, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कमाते खाते पीते हैं, है ना। वैसे ही हम एक मुल्क में हैं, एक मुल्क में बंधे हुए हैं, लेकिन हम अपनी अपनी रियासत को अपने तौर पर चलाते हैं। हमारी रियासत को चलाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री होता है बच्चों। जैसा भी फिलहाल उद्धव ठाकरे ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, है ना। रियासत महाराष्ट्र को संभालने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और यहाँ की हुकूमत जो अभी बनाई गई है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, 3 पार्टियों को मिलाकर जो हुकूमत बनाई गई है, इन लोगों के हाथ में महाराष्ट्र है। इसी तरह से हमारी तमाम जो रियासतें हैं ये इस तरह से चलाई जाती है। इसी को लामरकजियत कहते हैं। हर रियासत अलग अलग है और दिल्ली में भी हुकूमत चल रही है, इनका और उनका कॉन्टैक्ट है। अब शोलापुर की हुकूमत कारपोरेशन में और म्यूनसिपल कारपोरेशन में, शोलापुर का हुकूमत चलाने का जो निज़ाम है वो म्यूनसिपल कारपोरेशन के हाथ में। कारपोरेशन रियासती हुकूमत के अंडर में, रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के अंडर में, लेकिन सबको अपना अपना इख्तियार बांट दिया गया है ना। इसी को जमहूरी लामरकजियत कहते हैं। इस तरह से जमहूरी लामरकजियत जो है हमारे यहाँ पर ये पैदा की गई है। ये हमारे रहनुमायाना उसूल में इसकी वजाहत कर दी गई थी कि लामरकजियत, हुकूमत की लामरकजियत करने से जमहूरियत की राह में जो रुकावटें, यानी हर काम आपको जो एक जगह जाकर सत्ता जिसके हाथ में उनके पास से ही करना पड़ता था, उसको ख़त्म किया गया है और आपको आपके करीब, कामों को आपके करीब लाकर डिसेंट्रलाइज कर करके इसको किया गया है। तो आज़ाद भारत में इसको, हुकूमत को लामरकज़ी बनाने की ज़बरदस्त कोशिश की गई है। और इस कोशिश को करने के लिए हमारे दस्तूर की एक शक, दस्तूर की एक शक यानी जैसा आप वो फिल्मों में वगैरह सुनते हैं दफ़ा या धारा कहते हैं, तो दस्तूर की धारा 73 और 74, उसको हम उर्दू में कहते हैं दस्तूर की 73वीं और 74वीं तरमीमात, बहुत मशहूर हैं। इन तरमीमात के तहत जो है ये चीज़ें हमारे यहाँ पर की गई हैं और हुकूमत के इख्तियार में, हुकूमती इदारों के इख्तियार में ज़बरदस्त इजाफा जो है इसमें किया गया है। अब इसके बाद एक एक्ट हमारे यहाँ पर लाया गया, उसे हम कहते हैं हक़े मालूमात। क्या कहते हैं? हक़े मालूमात। अब आप हक़े मालूमात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कौस में लिखा हुआ है वो पढ़कर आपको दिलासा होगा। RTI 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। मालूमात हासिल करने का हक, मराठी में बोलूँगा तो बहुत ही आसान लगने लगेगा, माहिती अधिकार, माहिती अधिकार। अब ये माहिती अधिकार लेने के बाद से क्या हो गया बच्चों, इसमें अवाम के हाथ में एक ज़बरदस्त ताकत और क़ुव्वत आ चुकी है। यानी इस कानून के तहत, ये 2005 में मंजूर किया गया और इस कानून के तहत हमारे जमहूरी इदारों को मजबूत करने की कोशिश की गई है और हमारे जमहूरी कामकाज में शफ़ाफियत लाने की कोशिश की गई है। शफ़ाफियत समझते हैं आप? मराठी में न्यूज़ में वगैरह उसे पारदर्शिता कहते हैं, है ना। यानी हर चीज़ ऐसी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यानी कोई घपला हो रहा है, आपको कहीं लगता है कि कोई हुकूमती
इदारा या कोई ऑफिस या सरकारी लोग पैसा वगैरह खा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर आप इस कानून का इस्तेमाल करते हुए हुकूमती इदारों से या हमारे जो ब्यूरोक्रेट यानी जो ऑफिसेस हैं, सरकारी दफातर वगैरह हैं, उनके यहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से शफ़ाफ़ियत और ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ है और इन खसूसियात की वजह से भारत की हमारी जो जमहूरियत है ये नशोनुमा इख्तियार की गई है, नशोनुमा इख्तियार कर गई है। अब आप देखेंगे तो ये जमहूरियत की पेशरफ्त का ये एक हिस्सा है। अब ये कानून बिल्कुल 2000 से पहले हमारे यहाँ पर नहीं था। आरटीआई 2005 में लाया गया। इसके बाद से लोगों को वो कारोबार जो बिल्कुल छुपा हुआ रहता था, वो कारोबार जिसे हुकूमत खुफिया तौर पर रखती थी, अब वो सब मालूम करने का हक़ जो है हमें हासिल हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी हुई है। नेज़ इसके अलावा 2000 के बाद के ज़माने में कुछ और भी दीगर हुकूक को यहाँ पर तस्लीम किया गया है, जैसा ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ का हक़, इसको फूड बिल भी कहा जाता है, फूड प्रोटेक्शन, यानी लोगों को कम से कम खाने का इंतज़ाम करना ही है गवर्नमेंट को, ये भी एक बिल पास किया गया है। और इन सब हुकूक के सबब यकीनी तौर पर हमारी जमहूरियत जो है ये काफ़ी मजबूत हुई है। लिहाजा आज जो हमारा ये पॉइंट था, पहला पॉइंट जमहूरियत, या यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद अगले हिस्से में मैं समाजी इंसाफ और मसावत इस मौजू पर इसको कंप्लीट करूँगा और तीसरे हिस्से में हमारा सबक जो है इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान से सुने, पढ़ाई करें और सवालात जवाबात की भी तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।